अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब फ्लादियोस और उसके सिपाहियों ने जरकुताई और काई फौज पर हमला किया होता है और दोनों अफवाज के सिपाही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो जरकुताई भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासल कर रहा होता है। फ्लादियोस भी अपने सामने आने वाले हर एक काई सिपाही को शहीद करता ही चला जा रहा होता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो काई सिपाहियों पर हावी दिखाई देते हैं। और फिर जरकुताई जब एक साथ 3 सिपाहियों से लड़ रहा होता है तो इस दौरान एक सिपाही पीछे से उस पर तीर बरसा देता है जो सीधा उसके पीठ पर आ लगता है। जरकुताई फिर भी हिम्मत नहीं हारता और उनका मुकाबला करता ही चला जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते वो जमीन पर जा गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है और फिर उनका मुकाबला करता है। लेकिन जरकुताई जब आसपास देखता है कि उसके तमाम सिपाही एक एक करके शहीद हो रहे हैं और बहुत से बाज़ंतीन सिपाहियों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया होता है, इसी दौरान फ्लादियोस उसके सामने आ जाता है और कहता है जरकुताई। जरकुताई जब फ्लादियोस को देखता है तो शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और कहता, हमें लगा था कि तुम एक ईमानदार और बहादुर आदमी हो फ्लादियोस, लेकिन हम गलत थे। जो लोग घात लगाते हैं वो बुज़दिल और गद्दार होते हैं। फ्लादियोस कहता, हम दोनों को अपनी रियासत से हुक्म मिलता है। ठीक है जरकुताई। जरकुताई कहता, फिर चलो अपनी चाल चलो, हकीकी मर्द आमने सामने लड़ते हैं, क्या तुम में जसारत है? तो फ्लादियोस जरकुताई की तलवार नीचे करते हुए कहता, तुम जख्मी हो, अब हम बराबर नहीं हैं, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहादुरी जानता हूँ। जरकुताई कहता, चूंकि तुम हमें जानते हो फिर तुम ये भी जानते होगे कि तुर्क हमेशा अपना इंतकाम लेते हैं। जब अमन कायम हो चुका था फिर हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। फ्लादियोस कहता, चुप रहो, जाकर अपने सुल्तान से कहो कि शहजादी स्पोर्चा इससे मिलना चाहती है, इससे पहले कि हमारी फौजें आमने सामने हों, इसकी शराइत रूबरू बताना। और फिर जरकुताई को वहां से जाने का इशारा करता है। और फिर इसके बाद बोरसा में हम देखते हैं कि कबीले से तमाम साजो सामान बोरसा पहुंच चुका होता है और वहां रखा जा रहा होता है। कासिम और सुलेमान की बहन एक मेमना उठाए वहां से भाग रही होती है, जिसे देखकर मलहून कहती, मेरी बेटी क्या तुम भागते भागते थक नहीं गई? तो वो कहती, मैं दौड़ती रहती हूँ लेकिन मैं कभी नहीं थकती नानी। तो गोंजा और नीलोफर उससे प्यार करते हैं। मलहून कहती, आओ इसे इसकी माँ के पास ले चलें, वो इसे याद कर रही होगी, और उस मेमने को लेकर आगे बढ़ती है। जबकि इधर एराज खातून सबसे मुखातब होकर कह रही होती है, चलो आज रात तक हर चीज को इसकी मुनासिब जगह पर रख दें, चलें। और कबीले से सारा साजो सामान बोरसा पहुंचाया जा रहा होता है। उन्हें देखते हुए मलहून कहती है, हम एक पूरे कबीले को महल में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। गोंजा कहती, यह कबीला हमेशा आपके दिल में रहेगा माँ, मैं जानती हूँ, सामान की फिक्र न करें, 1-2 दिन में हम हर चीज को इसकी सही जगह पर रख देंगे। नीलोफर कहती, इंशाल्लाह। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम सुल्तान उरहान गाजी का सजा हुआ दरबार देखते हैं, जहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं और सुल्तान का इंतजार किया जा रहा होता है। उरहान साहब का शानदार दरबार बन चुका होता है और उनके तख्त पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई होती हैं, जिसे देखते हुए रोमी योर्गो उस्ताद याहिया उस्ताद से पूछता, सुल्तान उरहान के तख्त पर क्या लिखा है? तो अलाउद्दीन साहब कहते, इस पर लिखा है कि जब आप लोगों के दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ फैसला करें। योर्गो उस्ताद। तो योर्गो कहता, जब वो बागियों को सजा दे रहे थे तो उन्होंने इन लोगों को सजा नहीं दी जो मुजरम नहीं थे, हम उनके इंसाफ से राजी हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्लाह, सलामत रहें। और फिर इसके बाद दरवाजा खुलता है और खलील कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहता, दस्तूर। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद हर कोई अपनी अपनी सफ में आ खड़ा होता है। खलील कहता, सरहदों का हाकम, बोरसा का फतेह, सुल्तान उरहान गाजी हजरत लड़े। और फिर अगले ही पल उरहान साहब सुल्तानी लिबास ज़ेबतान किए शहाना अंदाज के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। और इस सीन में हमें न सिर्फ सुल्तान उरहान बल्कि उनका शहाना दरबार भी दिखाया जाता है, जब मुकम्मल हो चुका होता है और वो सीधा तख्त पर जा पहुंचते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं और सब लोग उनके सामने सर झुकाए खड़े होते हैं। और फिर उरहान साहब इशारा करते हैं तो सब अपना सर उठा लेते हैं। उरहान साहब कहते, बोरसा के आही ताजर, शहर के मुअज़्ज़ज़ीन, जान लें कि ये जगह अब मेरे शहर की अमन की जगह है। जो भी अपना दर्द अल्लाह के बंदे के जरिए तलाश करेगा वो जिस दरवाजे पर आएगा वो यही दरवाजा होगा। और दरवाजे की जानिब इशारा करते हैं और कहते, जैसा कि अल्लाह ताला जो शानो शौकत का मालिक है अरशाद फरमाता है कि जो भी यहाँ दाखिल होता है हमेशा के लिए महफूज रहता है। और फिर खलील कहता, मेरे सुल्तान वेनिस का ताजर लोरेंजो आपसे मिलना चाहता है। उरहान साहब कहते, उसे आने दो। और फिर ताजर लोरेंजो आगे बढ़ता है और सुल्तान के सामने पेश होता है और कहता, सुल्तान उरहान हजरत लड़े। सुल्तान कहते, ताजर लोरेंजो जिसने काई की तजारत की दरखास्त पर कान नहीं धरे, तुम चाहते थे कि हमारी फतह के बाद बोरसा के साथ तजारत मुंतका हो जाए, क्या ऐसा है? तो लोरेंजो कहता, हमारी गफलत को माफ कर दें सुल्तान हजरत, हमें बोरसा बाजार से महरूम न करें। उरहान साहब कहते, मैं तुम्हारी गफलत को माफ करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तजारत भी करूंगा अगर तुम मेरी शरायत पर पूरा उतरते हो तो यकीनन तुम मेरी शरायत के बारे में मेरे वजीर अलाउद्दीन से बात करोगे। अब
जाओ। ये सुनते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर फातिमा खातून खवातीन से काम करवा रही होती है और सामान को अंदर कमरों में मुंतकिल करवा रही होती है। इस दौरान यगीत वहाँ पर आता है और कहता है, काम में आसानी हो फातिमा खातून। फातिमा कहती, शुक्रिया। और फिर यगीत कहता, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस जगह को तेजी से तरतीब दे दिया गया है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। फातिमा कहती, ऐसा ही है। यगीत कहता, लेकिन हमारा कबीला मुख्तलिफ था। और फिर फातिमा के करीब होकर कहता, मेरी माँ ने किंग कबीले में हमारा खेमा लगाया था। तो फातिमा पूछती, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? यगीत कहता, अब हमारी मंगनी हो गई है फातिमा, हम अपनी शादी का एहतमाम करेंगे, लेकिन फिक्र न करो, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज को तरतीब दे सकती हो। तो फातिमा खामोश हो जाती है। और फिर यगीत पूछता, तुम कभी मुस्कुराती क्यों नहीं हो फातिमा? क्या तुम परेशान हो क्योंकि तुम अपने खानदान को छोड़कर जाने वाली हो? तो फातिमा हाँ में इशारा करती है। यगीत कहता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने खानदान से बहुत लगाव है, लेकिन इसकी फिक्र न करो, तुम जब चाहो आकर इन्हें मिल सकती हो। फातिमा कहती, आपका शुक्रिया यगीत साहब, मुझे बहुत काम है, बराए मेहरबानी इजाजत दें। यगीत कहता, जरूर जरूर, काम में आसानी हो। और फिर फातिमा वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर इधर सुल्तान के दरबार में एक सिपाही पैगाम खलील के पास लेकर आता है। खलील वो पैगाम लेकर सुल्तान को देते हैं और बताता है कि ये करासी ओगलू के याशी साहब ने भेजा है। बुरहान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन साहब पूछते, इसने क्या लिखा है मेरे सुल्तान? क्या इसे मालूम हो गया है कि इसका बेटा दुर्सन हमारे हाथ में है? सुल्तान उस पैगाम को पढ़ने के बाद कहते, अगर मालूम होता तो मकतूब मैं ये ना लिखता कि वो मेरी रियासत और मेरी सल्तनत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। ये सुनकर अलाउद्दीन साहब खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, इसका बेटा जासूस बनकर हमारे कबीले में घुस आया, इनके सरदार ने सरहदों पर फौज भेज दी और अब वो हमारी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। हाँ, नाकाबिले यकीन। तो सुल्तान कहते, हो सकता है कि आप अपने शकूक के बारे में दुरुस्त हूँ मेरे भाई, हम सरहदों पर इन सब के खिलाफ हमेशा मुहतात रहते हैं, लेकिन अब हम करासी ओगलू के खिलाफ ज्यादा मुहतात रहेंगे। शायद इसके पीछे इनकी नीयत हमें मगरब में जंग पर मजबूर करने का इरादा है, तो हमें अपनी जनूबी सरहद को महफूज बनाना चाहिए। तो अलाउद्दीन कहता, हमें दरमियान के साथ सियासी राब्ता कायम करना चाहिए और इन्हें अपने करीब लाना चाहिए। सुल्तान कहते, ये सच है मेरे भाई, मैंने इन्हें इतला दी है कि आप मेरे एलची की हैसियत से इनकी जमीनों की जियारत करेंगे। इस फर्ज के लिए गोंचा खातून भी आपके साथ अपने अबाओ जदाद की सरजमीन को ताहिया जाएंगी, इनके सरदार बाबा से मुज़ाकरात करेंगे और वापस आए। तो अलाउद्दीन साहब कहते, जैसे हमारे सुल्तान का फरमान। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।